नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए वापस सेकंड ग्रेड एसएसटी के सोशोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला। पहला क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन, सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्यवस्था है। ये परिभाषा पूछी गई है और आपको पता भी होगा कि सोशोलॉजी के एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 या 4 परिभाषाएं आती है एग्जाम्स में। कम से कम 3 तो आएगी ही आएगी। तो आपको कुछ परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी। सोशोलॉजी के विषय के साथ एक ये समस्या है, लेकिन आप कुछ हो नहीं सकता, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच की व्यवस्था है। तो ऑप्शन J.S. राइट, मैकाइवर पेज, C.H. कुले और बोटोमोर। तो देखिए, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा J.S. राइट। J.S. राइट ने कहा है कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। कोई की फैक्ट आपको पकड़ना पड़ेगा और वो कह रहा है संबंधों के बीच की व्यवस्था है। इसको याद रखिएगा। जैसे मैकाइवर और पेज है, तो मैकाइवर और पेज ने क्या कहा? जहां समाज है वहां जीवन है। जहां समाज है वहां जीवन है। दूसरा, मैकाइवर ने कहा संबंधों का जाल की बात कही गई, संबंधों का जाल। C.H. कुले की बात करें तो C.H. कुले आपको पता है, C.H. कुले की एक पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज। और C.H. कुले जो है, उन्होंने किसकी अवधारणा दी है? उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। रही बात बोटोमोर की बात करें तो देखिए, बोटोमोर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है आभासी समूह। आभासी समूह, इसको हम अर्ध समूह भी कह देते हैं। अब आभासी समूह का मतलब ऐसा समूह जिसमें प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह दोनों के कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है, उसे आभासी समूह या अर्ध समूह कहते हैं। यानी कि ऐसा समूह जिसमें संरचनात्मक कमी होती है, आपसी जागरूकता की, पारस्परिक जागरूकता की कमी होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं समूह बनने की हमेशा व्यवस्था रहेगी, समूह बनने की हमेशा उसमें कहीं ना कहीं योग्यता रहेगी। तो उस समूह को आभासी समूह कहते हैं। जैसे सामाजिक वर्ग हो गया या भीड़ हो गई, उसको कहीं ना कहीं आभासी समूह या अर्ध समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा J.S. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक बुक से संबंधित है और एग्जाम्स में आपके एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आता ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, बुक्स भी आपको याद करनी है। लोनली क्राइड पुस्तक के रचनाकार कौन है? लोनली पुस्तक के रचनाकार कौन है? गिटलर, पहला ऑप्शन। दूसरा रिजमैन, तीसरा गिंडिक्स, चौथा बोटोमोर। तो देखिए, कुछ बुक्स आपको याद रखनी भी पड़ेगी, तो इसका सही जवाब है रिजमैन। ध्यान रखिएगा, रिजमैन, और ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, रिजमैन से रिलेटेड। रिजमैन की बात करें तो रिजमैन ने कहा था व्यक्ति कहीं ना कहीं भीड़ में भी अकेला है। व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है। ये कोटेशन है, इसको याद रखिएगा, कभी एग्जाम्स में आ जाए तो आप कर दीजिएगा। व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है, ये कोटेशन किसके द्वारा दी गई? तो ये रिजमैन के द्वारा दी गई। अपनी कौन सी पुस्तक? लोनली क्राउड में दी गई। इसके अलावा बात करें हम गिंडिक्स को लेकर, तो गिंडिक्स ने सामाजिक समूह की बात कही, आपको पता होगा। सामाजिक समूह की बात करिए, उसने कहा सामाजिक समूह वो है जिसके अंदर कहीं ना कहीं पारस्परिक जागरूकता है। तो जब भी आप ये शब्द देखो, पारस्परिक जागरूकता, तो आपको एक शब्द याद रखना है, गिंडिंस। गिंडिंस याद रखिएगा। बोटोमोर की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, इन्होंने अर्ध समूह या आभासी समूह की क्या दी है? जानकारी दी है। बात रही गिटलर की, गिटलर के बारे में भी एक चीज ध्यान रखिएगा, गिटलर ने भी समूह के बारे में व्याख्या करी है और 2 समूह के प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा समूह के 2 पक्ष होते हैं,
एक पक्ष होता है आंतरिक पक्ष और एक होता है बाह्य पक्ष। ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि सामाजिक समूह के आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष की व्याख्या किसने करी है, तो गिटलर ने करी है। इसको याद रखिएगा। रिजमैन के द्वारा पुस्तक लिखी गई लोनली क्राउड, जिसमें व्यक्ति भीड़ में अकेला है, कोटेशन बताई गई। गिन्निक्स ने सामाजिक समूह के बारे में पारस्परिक जागरूकता, ये सब ध्यान रखिएगा। और बोटमोर के बारे में मैंने आपको कहा अर्ध समूह या आभासी समूह के बारे में, तो इसका सही जवाब होगा रिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मर्टन के बारे में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा। मर्टन के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका था कि रॉबर्ट मर्टन आप पढ़ चुके हो, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट मर्टन ने किसकी व्याख्या करी थी? तो रॉबर्ट मर्टन ने सापेक्षित वंचना के आधार पर संदर्भ समूह की व्याख्या करी थी। पहली चीज याद रखिएगा। सापेक्षिक वंचना मैं आपको बता चुका था, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। ऐसा समूह जो उस समूह का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन उस समूह का हमेशा सदस्य बनना चाहता है। जैसे आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो आप सेकंड ग्रेड के टीचर तो नहीं हो, लेकिन हमेशा आपकी इच्छा है कि आप कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड टीचर बनो, यानी कि उस सेकंड ग्रेड समूह के हिस्से बनो। तो कहीं ना कहीं वो जो विशेषता है वो संदर्भ समूह की विशेषता है। और संदर्भ समूह में क्या चीज देखिए, आकांक्षा या सापेक्षित वंचना, जिसकी आप इच्छा करते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? ये भी किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा दी गई है। आपको याद रखना है, एग्जाम से में पूछा जाता है। और मैं आपको पिछले क्लासों में बता भी चुका हूं कि संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मर्टन के द्वारा। मर्टन ने 26 प्रकार के आधारों के आधार पर वर्गीकरण किया है और वस्तुपरकता और व्यक्तिपरकता के आधार पर समूह की जानकारी दी है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आंसर 2, सापेक्षित वंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन नहीं मानता है? इसका मतलब नहीं मानता है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं की बात कर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं समाजशास्त्र की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन कहा है। अब जिन्होंने सामाजिक समूह का अध्ययन किया, अगर आपको उनका पता हो तो देखिए, वो हैं जॉनसन, फ्लेमिंग, नोब्स और बोगार्ड्स। ये चारे के चारों वो हैं समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में माना है। कौन कौन? जॉनसन, फ्लेमिंग, नोब्स और बोगार्ड्स। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग आ गया, जॉनसन आ गया, बोगार्ड्स आ गया और एक नोब्स इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो इसमें से आंसर जो आएगा वो आएगा बोटोमोर। ये याद रखिएगा कि बोटोमोर ने सामाजिक समूह के रूप में अध्ययन नहीं किया है। किसका? समाजशास्त्र का। इसको याद रखिएगा। और बोटोमोर के बारे में अभी हम बात कर चुके थे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, एक डेफिनेशन आ गई। किसने कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। डेफिनेशन हो गई। तो इसमें कीवर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। ये शब्द याद रखिएगा, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये शब्द आपको पता होना चाहिए था। जब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? ओकबर्न और नीमकोफ के द्वारा दी गई।
ओकबर्न और नीमकॉफ के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। एक तो ओकबर्न और नीमकॉफ के एक पुस्तक लिखी गई, द हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी, द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, पहली चीज। दूसरी, ओकबर्न के द्वारा, खुद के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सोशल चेंज, ये भी याद रखिए। और इस सोशल चेंज के अंदर इन्होंने किसकी जानकारी दी है? संस्कृति की जानकारी है। संस्कृति के दो पक्ष बताए हैं, भौतिक पक्ष और साथ साथ में अभौतिक पक्ष। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। तो हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक, साथ साथ में सोशल चेंज नामक पुस्तक, और संस्कृति की बात इन्होंने करी है, और भौतिक और अभौतिक पक्ष की बात इनको द्वारा दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी में और देख लेते हैं गिलिन एंड गिलिन। जब ये शब्द आ जाए गिलिन एंड गिलिन, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने भी सामाजिक समूह की बात की गई है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने की जगह ध्यान रखिएगा जिनके अंदर उत्तेजना और प्रत्युत्तर पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। उत्तेजना और प्रत्युत्तर की बात अगर किसी शब्द में आ जाए तो समझ लीजिएगा वो गिलिन एंड गिलिन के द्वारा दी गई। मैं कई बार पेज पहले भी बात बता चुका हूँ। रही बात इलियट और मेरिल की, तो इलियट और मेरिल का भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एकत्रित होते हैं और जिसमें लंबे समय तक संचार रहता है, तो इन्होंने बात कही गई है संचार की, ये याद रखिएगा। ये कुछ की फैक्ट आपको पकड़ने पड़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। इलियट और सेरिल की बात आ जाए तो आपको लंबी अवधि के संचार के शब्द को याद रखना है। गिलिन की बात आ जाए तो उत्तेजना या प्रत्युत्तर की बात करनी है। ओकबर्न और नीमकॉफ आ जाए तो प्रभावित करना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया ओकबर्न और नीमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूकोम्ब ने संदर्भ समूह को किन दो भागों में बांटा है? पहला, काल्पनिक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, सदस्य और गैर सदस्य, और एकत्रित समूह और जनिक समूह। इसको याद रखिएगा। जब इसकी बात करें न्यूकोम्ब की, तो ध्यान रखिएगा न्यूकोम्ब ने भी संदर्भ समूह के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया सकारात्मक और एक को कहा गया नकारात्मक संदर्भ समूह। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये है, दूसरा आंसर। लेकिन काल्पनिक और नकारात्मक के रूप में किसने संदर्भ समूह के आधार पर समाजों का विवरण किया है? तो ध्यान रखिएगा क्लाइनबर्ग ने संदर्भ समूह के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है, समूह का काल्पनिक और नकारात्मक। सदस्यता और गैर सदस्यता की जब हम बात करेंगे तो आपको पता होगा, गैर सदस्य और सदस्यता की बात करेंगे तो एक याद रखिएगा, आपने पहले नाम पढ़ा था रॉबर्ट मर्टन। तो रॉबर्ट मर्टन ने संदर्भ समूह के आधार पर दो भागों में बांटा है, सदस्यता और गैर सदस्यता। एक एकत्रित समूह और जननी समूह। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे कि इस आधार पर समूह का निर्माण किसने किया है? तो गिडिंग्स महोदय के द्वारा एकत्रित समूह और जननी समूह के रूप में बांटा है। तो ध्यान रखिएगा, काल्पनिक और नकारात्मक की बात क्लाइनबर्ग ने करी है, सकारात्मक नकारात्मक की बात न्यूकोम्ब ने करी है, सदस्यता और गैर सदस्यता की बात रॉबर्ट मर्टन के द्वारा की गई, और एकत्रित समूह और जननी समूह की जानकारी गिडिंग्स के द्वारा दी गई। तो ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वहित केंद्रवाद की अवधारणा की रचना किसके द्वारा की गई है? इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप बात करो स्वहित की, तो ध्यान रखिएगा स्वहित की बात करेगी तो किसने करी है? मर्टन के द्वारा ऑप्शन, गिलिन के द्वारा ऑप्शन, समनर के द्वारा ऑप्शन, या फिर डेविस के द्वारा। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अब तक आया नहीं है,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके आने की कहीं ना कहीं संभावना है। आपके एग्जाम्स में ये जरूर आ सकता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि समनर के द्वारा, किसके द्वारा, समनर के द्वारा स्व केंद्रवाद की अवधारणा दी गई। किसने, समनर। और समनर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि समनर ने एक पुस्तक लिखी है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फोकवेज, पहली चीज। तो दूसरा, समनर ने आपको पहले भी बता चुका हूं, दो आधारों पर समूह का विभाजन किया था। एक हम समूह और एक वे समूह, जिसे उसने नाम दिया था आंतरिक समूह और बाह्य समूह। आंतरिक समूह को उसने हम समूह का और बाह्य समूह को उसने वे समूह का, यानी कि दे और वी। ये याद रखिएगा, समनर के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा बात करें कि मर्टन से अभी हमने बात करी थी। मर्टन के अलावा ग्लीन की बात करें तो ग्लीन ने भी इस तरह का एक शब्द दिया, उसको याद रखिएगा। उसने स्व समूह केंद्रवाद की बात कही है, ये ध्यान रखिएगा। स्व समूह केंद्रीयता की बात किसके द्वारा की गई, ग्लीन के द्वारा की गई। इसको याद रखिएगा, क्योंकि स्वहित केंद्रवाद की अवधारणा तो समनर ने दी, जबकि स्वहित केंद्रीयता की अवधारणा किसने दी, गिलिन के द्वारा दी गई। और दूसरा, मैं गिलिन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, गिलिन ने भी सामाजिक समूह का 3 रूप से विभाजन किया था, वो आपको पता होगा। एक रक्त संबंधी, एक शारीरिक संबंधी और एक क्षेत्रीय संबंधी। ये 3 आधार पर इसने भी समूह का विभाजन किया, रक्त, शारीरिक और क्षेत्रीय संबंधी। इसको याद रखें। किंगस्ले डेविस में आपको बता चुका हूं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी, आपको भी पता होगा। और साथ साथ में किंगस्ले डेविस के बारे में आपको पता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्राथमिक समूह के बारे में जानकारी दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समनर। इसको याद रखिएगा। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय समूह को किस प्रकार, द्वितीय समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक, औपचारिक, द्विपक्षीय या साथ साथ में घनिष्ठता पूर्वक। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, द्वितीय समूह कौन से होंगे, जो प्राथमिक समूह नहीं होंगे। पहली चीज ध्यान रखिएगा, प्राथमिक समूह नहीं होंगे, वो कौन होंगे, द्वितीय समूह। जब द्वितीय समूह होंगे तो प्राथमिक समूह, आपको पता होगा कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूह में उनका जो समूह होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। संबंधों के अंदर क्या होंगे, स्थायी भाव होगा। कहीं ना कहीं याद रखिएगा, संबंध अपने आप में क्या होंगे, साध्य होंगे। इसको भी याद, शारीरिक निकटता कहीं ना कहीं होगी। ये विशेषताएं कहीं ना कहीं प्राथमिक समूह की है। और कहीं ना कहीं इनके बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, तो आपको पता है, अनौपचारिक संबंध होंगे। जब इनके बीच में अनौपचारिक संबंध होंगे तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक समूह का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, द्वितीय समूह आएगा। तो द्वितीय समूह के बीच में कैसे संबंध होंगे, तो आपको पता है, औपचारिक संबंध होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय समूह क्या होगा, द्वितीय समूह देखिए, जैसे छोटा है तो आकार बड़ा होगा, संबंध स्थायी होंगे तो अस्थायी होंगे, संबंध साध्य की जगह साधन होंगे, शारीरिक निकटता की कमी होगी, और संबंध किस प्रकार के होंगे, औपचारिक संबंध होंगे। समझ में आ गया। ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, तो समझ लीजिएगा आप कहीं ना कहीं द्वितीय समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, औपचारिक संबंध इनके अंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह के रूप में समूह का विभाजन किसके द्वारा किया गया, ये फिर क्वेश्चन से आया, आपको याद रखना है। ऑप्शन, पार्सन्स, वार्ड, सैडरसन और साथ साथ में बीर स्टीड।
तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें पार्सन्स को लेकर तो पार्सन्स ने इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर पार्सन्स की कहीं पर आपको एग्जाम्स में कुछ पूछ भी ले तो ध्यान रखिएगा पार्सन्स के द्वारा कई सारी चीजें दी गई, जिसमें अंदर एक एजिल मॉडल दिया गया। जब हम आगे का टॉपिक एक पढ़ेंगे जिसके अंदर सामाजिक परिवर्तन के कारण पढ़ेंगे या सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें प्रकार्यवादी विचार आएगा, और प्रकार्यवादी विचार का मॉडल क्या नाम है, एजिल मॉडल है, जिसको पार्सन्स के द्वारा दिया गया। दूसरा, पार्सन्स ने समाज को अमूर्त रूप से स्वीकार किया। ये याद रखिएगा कि समाज कैसा है, समाज अमूर्त है, इसको याद रखिएगा। अब बात करें, दूसरा है वार्ड। वार्ड ही वो समाजशास्त्री है जिसने समूह विभाजन में अनिवार्य और ऐच्छिक समूह के आधार पर विभाजन किया है। समूह का अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह के आधार पर क्या किया है, विभाजन किया है, इसको ध्यान रखिएगा। सैडरसन की बात करें तो सैडरसन ने भी सामाजिक समूह के 3 प्रकार बताए, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में कभी बार पूछ ले तो एग्जाम्स में आ सकता है। एक पहले बता चुका हूं पिछली क्लासों में, याद रखिएगा, ऐच्छिक समूह, दूसरा अनैच्छिक समूह, और तीसरा प्रतिनिधि समूह। ये 3 समूह के बारे में बात बताई है किसने, सैडरसन ने। और बीयरस्टेड के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सोशल ऑर्डर एक पुस्तक लिखी गई। दूसरा, इन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करी, और तीसरा इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, द्वितीय समूह वो हैं जो प्राथमिक समूह नहीं है। द्वितीय समूह कौन से समूह है, जो प्राथमिक नहीं है, वो सारे कौन से हैं, द्वितीय समूह है। ये कहा गया किसके द्वारा, रॉबर्ट बीयरस्टेड के द्वारा कहा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, वार्ड। वार्ड ने अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह के रूप में समूह का क्या किया है, विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं। अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, अगर आपने ढंग से मेरी बात सुनी हो। छोटा आकार मैंने कहा था बिल्कुल होगा, संबंध स्थायी होंगे, बिल्कुल होंगे, पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, ये भी सही है, स्वार्थपरकता नहीं होगी। प्राथमिक जो समूह होते हैं, जो मुख्य समूह होते हैं, जो परिवार जिसके अंदर जुड़ता है, जिसके अंदर आपका ग्रुप परिवार इसी में आता है, पड़ोस इसी में आता है, आपका खेल समूह इसी में आता है, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक समूह में आते हैं। अब जब ये प्राथमिक समूह में आते हैं तो आप देख लीजिए, छोटा आकार, पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं खेल समूह में, पड़ोसी परिवार सब में कहीं ना कहीं आपस में समानता देखने को मिलेगी। संबंध कैसे होंगे, स्थायी होंगे, स्वार्थपरकता कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन 9 का आंसर होगा 2। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, हर्बर्ट साइमन के द्वारा, सेरिफ के द्वारा, स्टाउफर के द्वारा, या किंग्सले डेविस के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस पुस्तक जो है वो हर्बर्ट हाइमन के द्वारा लिखी गई, पहली चीज। और हर्बर्ट हाइमन ने किसकी संकल्पना दी है, किसकी अवधारणा दी है, तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि संदर्भ समूह की, किसकी, संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, हर्बर्ट हाइमन के द्वारा। सेरिफ की बात करें तो सेरिफ ने क्या कहा है, ये जो संदर्भ समूह है इसी को इसने कहा है कि संदर्भ समूह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये याद रखिएगा, इन्होंने, सेरिफ ने संदर्भ समूह को कैसी अवधारणा बताया,
मनोवैज्ञानिक अवधारणा बताया। और एक सेरिफ की एक पुस्तक भी आपको एग्जाम्स में पूछी गई है, उसको याद रखिएगा, आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी कहीं ना कहीं सेरिफ की क्या है, पुस्तक है। और सेरिफ ने संदर्भ समूह को मनोवैज्ञानिक। स्टाउफर की बात करें तो आपको पता होगा स्टाउफर के द्वारा क्या दिया गया, पहले भी पढ़ चुके हैं, सापेक्ष वंचना, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। व्यक्ति हमेशा उस समूह का सदस्य बनना चाहता है जिसका वो सदस्य नहीं होता है। और किंगस्ले डेविस के द्वारा तो हम वैसे भी बात करते हैं, इनके द्वारा भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, ह्यूमन सोसाइटी, ये याद रखिएगा। और प्राथमिक समूह की इन्होंने क्या करी है, चर्चा करी है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा हर्बर्ट हाइमन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोनीज की कौन सी अवधारणा प्राथमिक समूह से मिलती जुलती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टोनीज के बारे में। तो टोनीज ने दो तरह की अवधारणा दी है, एक गेमिनशाफ्ट और दूसरा गैसलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट कहीं ना कहीं समुदाय की बात करेगा और गैसलशाफ्ट कहीं ना कहीं समाज की बात करेगा। समझिए, गेमिनशाफ्ट का मतलब कहीं ना कहीं समुदाय और गैसलशाफ्ट का मतलब कहीं ना कहीं समाज। तो इसमें पूछा गया प्राथमिक समूह, समूह कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा किससे, समुदाय से। तो इसका आंसर क्या होगा, गेमिनशाफ्ट, ये याद रखिएगा। गेमिनशाफ्ट की अवधारणा कहीं ना कहीं प्राथमिक समूह या समुदाय से रिलेटेड मानी गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपको समझने का कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल है, आप जवाब दीजिएगा। एक सीमित क्षेत्र में जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है, इसको याद रखिएगा। समुदाय, समाज, संस्था या समिति। जब भी सीमित क्षेत्र की बात आती है तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन कट जाता है। समाज का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, पहली चीज बात करें समिति की, तो देखिए समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए, लोगों के द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जानबूझकर, ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रकृति कहीं ना कहीं अस्थायी होती है, स्थायी प्रकृति नहीं होती, किसकी, इसकी, ध्यान रखिएगा। संस्था, इंस्टीट्यूशंस भी एक तरह का अमूर्त संरचना मानी जाती है। ये व्यक्ति और समूह के बीच में संबंधों को नियंत्रित करने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति प्लस समूह के बीच नियंत्रण करने का काम कौन करती है, संस्था करती है, इसको याद रखिएगा। समिति मैंने कहा विशेष प्रयोजन के द्वारा बनाई गई, जानबूझकर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और ये अस्थायी होती है। समाज मैंने कहा जिसका भौगोलिक क्षेत्र होगा ही नहीं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, तो समाज, तो ऑप्शन आएगा समुदाय। बचा कौन सा, समुदाय। तो निश्चित जब एक सीमित क्षेत्र में बात करें तो आपके पास जवाब होना चाहिए, उसको समुदाय कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई या कोशिका या लोकाचरों की जनन स्थली का। ये भी एक डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, एग्जाम्स में डेफिनेशंस आएगी ही आएगी। ओकबर, नीमकोफ, गिलीन एंड गिलीन, मैकाइवर या इलियट। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका लोकाचरों की
जन्म स्थली किसे कहा है? ओकबर्न और नीमकोफ ने कहा है। नीमकोफ, ध्यान रखिएगा। मैंने बता चुका हूं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पहले भी बता चुका हूं, हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। सोशल चेंज भी इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। गिलीन एंड गिलीन के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। गिलीन एंड गिलीन जब भी आए, एक शब्द आ जाए उत्तेजना या प्रत्युत्तर, अगर उस डेफिनेशन में ये दो शब्द हो तो आप उसका आंसर कर दीजिएगा। इलियट और मेरिल के बारे में भी बता चुका हूं, अगर डेफिनेशन के अंदर क्या शब्द हो? लंबी अवधि का संचार हो, लंबी अवधि का संचार जैसा शब्द आपको देखने को मिले तो ये परिभाषा किसकी? इलियट मेरिल। और ये सामाजिक संबंधों का जाल माना गया किसने? मैकाइवर और पेज ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ओकबर्न और नीमकोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समूह के आंतरिक और बाह्य पक्ष की चर्चा की है? यह जवाब मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि इसी कक्षा के अंदर किसी क्वेश्चंस के अंदर ये मैं बता चुका हूं, व्याख्या मैंने करी थी किसी न किसी क्वेश्चन की, तब मैंने बताया था ओकबर्न, मर्टन, गिटनर या हाइमन। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आपके पास होगा। अगर आपने क्लास को ढंग से देखा होगा तो इसका जवाब निकल कर क्या आएगा? इसका जवाब निकल कर आएगा कहीं ना कहीं गिटनर। मैंने कहा था गिटनर ने कहीं ना कहीं आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष की क्या करिए? चर्चा करिए समूह के रूप में, ध्यान रखिएगा। मर्टन का मैं आपको बता चुका हूँ, ओकबर्न का भी मैं आपको बता चुका हूँ, और हाइमन का भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने संदर्भ समूह की व्याख्या की है। मर्टन ने वस्तुपरकता, व्यक्तिपरकता, सदस्यता, गैर सदस्यता की बात करी है। ओकबर्न के बारे में अभी अपने ने पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा गिटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया था, किसने किया? द्वितीय समूह की अवधारणा को औपचारिक तौर पर किसके द्वारा विकसित किया गया? कूले, मीड, विलियम जेम्स या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। देखिए, कूले की जब बात करेंगे तो कूले ने तो प्राथमिक समूह की बात करी है, प्राथमिक समूह की बात करी। मिड पर हमने ने मिड का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो परिप्रेक्ष्य के समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव के संबंध में कहीं ना कहीं देखा जाता है। विलियम जेम्स का भी हमने कहीं चर्चा नहीं करी है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आपका निकल कर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर इसमें होगा इनमें से कोई भी नहीं, ध्यान रखिएगा। अब जब इनमें से कोई नहीं, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन फिर भी हमको पता तो होना चाहिए। तो द्वितीय समूह की जो अवधारणा है वो डेविस और होम्स के द्वारा दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। डेविस और होम्स के द्वारा की गई है। मैंने कहा था द्वितीय समूह वो है जो प्राथमिक समूह नहीं है, ध्यान रखिएगा। गेरस्टेड ने कहा था, अभी बताया मैंने। ठीक है, द्वितीय समूह, हमने प्राथमिक समूह की विशेषता तो पढ़ ली, द्वितीय समूह की विशेषता पढ़ ली। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं की भावना हो, खुद की, स्वयं की, मैं कर सकता हूं, मैं की भावना हो। दूसरा, अपने ने एक क्वेश्चन में पढ़ाई था, कहीं ना कहीं औपचारिक संबंध इनके बीच में होंगे। तीसरा, इनके जो संबंध होंगे वो साध्य ना होकर क्या होंगे? साधन होंगे। तीसरा, इनके अंदर कहीं ना कहीं संबंध कैसे होंगे? अस्थायी होंगे, इसको याद रखिएगा। और एक दो चीजें और याद रखिएगा, इनमें स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये स्पष्ट श्रम विभाजन यहाँ देखने को मिलेगा। और इस ग्रुप की, इस समूह की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत योग्यता। इस ग्रुप में जो भी व्यक्ति जुड़ता है या इसका सदस्य बनता है वो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ही कहीं ना कहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा, डेविस और होम्स के द्वारा
द्वितीय समूह की अवधारणा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन है, सभी समूह समाज होते हैं, समाज कभी समूह नहीं हो सकता, समाज भी एक समूह है, समाज और समूह असंबंधित है। तो देखिए ये जो है, इसको तो सबसे पहले ही आप क्रॉस कर दो। समाज और समूह असंबंधित है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज और समूह में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, संबंध देखने को मिलेगा। तो असंबंधित तो हो ही नहीं सकते, इसको याद रखिएगा। दूसरा, समाज भी एक समूह है, इसकी कुछ संभावनाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। समाज कभी समूह नहीं हो सकता, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसको भी क्रॉस कर दो। सभी समूह समाज होते हैं, समूह तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ग्रुप्स कभी समाज, सारे ग्रुप कभी समाज नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। ग्रुप्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सवाल आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि समाज भी एक समूह है, समाज भी एक समूह है। सभी समूह समाज होते हैं ये संभव ही नहीं है, ठीक है। समाज एक समूह है ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नजर आता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, आंसर 3। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी इसको देखिएगा और एक दो बार इसको पढ़ोगे तो इसके फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास इससे भी अच्छी लाने की कोशिश करेंगे और कुछ दिनों के बाद हम थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे सोशियोलॉजी की, जो सेकंड ग्रेड के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।